सुर्खियों की दुनिया में आओ कुछ लयबद्ध शायरी बुने, समाचार और छंदों को साथ लाए, एक रचनात्मक जानकारी चुने। एक चीनी जासूसी गुब्बारा जमीन पर ऊंची उड़ान भर रहा, लेकिन रेत। फरवरी 2022 में चीन के स्वामित्व वाला एक उच्च ऊंचाई वाला गुब्बारा अलास्का, पश्चिमी कनाडा और निकटवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिकी हवाई क्षेत्र में देखा गया था। 4 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिण कैरोलिना के तट के पास अमेरिकी क्षेत्रीय जल में गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिकी सेना ने गुब्बारे से इलेक्ट्रॉनिक तंत्र और प्रमुख सेंसर बरामद किए, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था। एफबीआई ये पता लगाने के लिए मलबे का विश्लेषण कर रही है कि इसके नष्ट होने से पहले चीन को क्या जानकारी मिली थी। गुब्बारे में सौर पैनल थे जो सक्रिय खुफिया संग्रह सेंसर को शक्ति प्रदान कर सकते थे। हालिया समाचार रिपोर्टों के अनुसार चीनी जासूसी गुब्बारे ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उड़ान भरते समय कोई खुफिया जानकारी एकत्र नहीं की। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे देश खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले संसाधनों में से कुछ हैं इंटरनेट, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों सहित पारंपरिक जन मीडिया, पत्रिकाओं और सम्मेलन की कार्यवाही जैसे प्रकाशन, कॉर्पोरेट दस्तावेज और उजागर नेटवर्क। अन्य तकनीकों में गुप्त मानव खुफिया स्रोत या एजेंट, मान्यता प्राप्त राजनयिकों द्वारा राजनयिक रिपोर्टिंग और उपग्रह इमेजरी एक शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के सामने कई चुनौतियों के बावजूद उसके साथ भारत के रिश्ते स्थिर रहेंगे। उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो कहते हैं कि रक्षा के लिए भारत के रूस पर निर्भरता कम हो रही है, ये गलत है। उन्होंने रूस के साथ भारत की दोस्ती के संबंधों और इसके राजनीतिक संबंधों पर जोर दिया। आज दुनिया के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पोर्टेबल और स्वच्छ पानी की समस्या, आतंकवाद, गरीबी, शिक्षा की कमी, अल्पोषण और बेरोजगारी शामिल हैं। ये चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इनसे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। Activity in China's service industry and construction fell to its weakest level since December, according to data released by China's National Bureau of Statistics on Friday. As the country's economic recovery continues to slow down, China's economy exerts a significant influence on other countries through trade, investment and ideas. China's share in world exports and imports has increased significantly. Its economic rebalancing will create new opportunities for manufacturing exporters. Although it could reduce demand for goods in the medium term, China's growing influence on other developing economies through trade, investment and ideas according to the World Economic Situation and Prospects, West, mid-2021 report, after a sharp contraction of 3.6% in 2020. The global economy is now projected to expand by 5.4% in 2021,
an upward revision from UN forecasts. It reflects released in January, global economic activity slowed significantly in the second half of last year. Global growth is now forecast to slow from 3.6% in 2018 to 3.3% in 2019, before returning to 3.6% in 2020. भारत की मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय यात्रा के लिए मणिपुर पहुंचे हैं, जिसे उन्होंने उपचार स्पर्श के रूप में वर्णित किया है। मई की शुरुआत में कुकी जातीय समूह के सदस्यों और मैतेई लोगों के बीच झड़प के बाद से इस संकट ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। हिंसा शुरू होने के बाद से मोदी ने राज्य का दौरा नहीं किया है। उनके गृह मंत्री अमित शाह एक बार तनाव कम करने में कोई प्रगति करने में विफल रहे हैं। गांधी मैतेई और कुकी के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज समूहों के सदस्यों और भीड़ हिंसा के दौरान अपने घर छोड़ने के बाद अभी भी राहत शिविरों में रह रहे 35,000 लोगों में से कुछ से मिलेंगे। लाखों वर्षों में महासागरीय और मेंटल प्लेटों की गति और मिश्रण के कारण हिंद महासागर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सबसे गहरी दरार है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये दिखाने के लिए पुनर्निर्मित प्लेट टेक्टोनिक इतिहास और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया कि कैसे प्राचीन समुद्री प्लेटें अफ्रीका के नीचे मेंटल के माध्यम से धंस गई, जिससे वहां पानी जमा हो गया, और कैसे गर्म और कम घने मेंटल के ढेर हिंद महासागर के नीचे ऊपर उठे, जिससे इसका प्रतिकार हुआ। वहां अधोगति हो रही है। यह अभी पृथ्वी पर सबसे हल्का स्थान है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ गुब्बार आगे बढ़ेगा, ये बदल जाएगा। वर्तमान वेब पेज संदर्भ द गार्जियन का एक समाचार लेख है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि दुनिया में रिसर्च कैसे हो रही है, और क्या आप अपनी रिसर्च को हकीकत से जोड़ पाएंगे। लेख में बताया गया है कि जामा मनोचिकित्सा में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि औसत वार्षिक तापमान में 1°C की वृद्धि 3 दक्षिण एशियाई देशों में शारीरिक और यौन घरेलू हिंसा की घटनाओं में 6.3% से अधिक वृद्धि के साथ जुड़ी हुई थी। अध्ययन में 2010 और 2018 के बीच भारत, पाकिस्तान और नेपाल में 15-49 वर्ष की 871 लड़कियों और महिलाओं पर नजर रखी गई और भावनात्मक, शारीरिक और यौन हिंसा के उनके अनुभवों की रिपोर्ट की गई। इसने उस डेटा की तुलना उसी अवधि में तापमान में उतार चढ़ाव से की। भारत, जहां पहले से ही तीनों में से अंतरंग साथी हिंसा की दर सबसे अधिक थी, दुर्व्यवहार में भी सबसे अधिक वृद्धि हुई। गर्मियों में 1 वृद्धि के साथ शारीरिक हिंसा में 8% की वृद्धि हुई और यौन हिंसा में 7.3% की वृद्धि हुई। बढ़ा हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 जून को लखीमपुर खीरी में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाई गई आवास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वह डीएसए ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वह 226 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वह पीएम आवास और स्वाधार योजना के लाभार्थियों को चेक और चाबियां भी वितरित करेंगे। इस दौरान वह कुछ लाभार्थियों से बात भी कर सकते हैं। इस मौके पर वह 4 उद्यमियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई,
भारत सरकार की एक पहल है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। ये योजना 4 CLSS श्रेणियों के माध्यम से गृह ऋण पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। EWS, LIG, MIGI और MIG2 PMAY के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थी के पास देश के किसी भी हिस्से में अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए। लाभार्थी में PMAY के तहत दिए गए किसी भी लाभ की आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता का लाभ नहीं उठाया होगा या प्राप्त नहीं किया होगा। EWS श्रेणी की वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए और LIG श्रेणी के लिए ये ₹3 लाख और ₹6 लाख के बीच होना चाहिए। वर्तमान वेब पेज संदर्भ न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा महान आप्रवासियों की 2023 सूची में अजय बंगा का नाम शामिल किए जाने के बारे में एक समाचार लेख है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और जून 2023 में संस्था का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। वह न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा इस वर्ष की महान आप्रवासियों की सूची में भारत से एकमात्र सम्मानित व्यक्ति हैं। अजय बंगा भारत में पेप्सिको की वैश्विक रेस्तरां फ्रेंचाइजी के लॉन्च में शामिल थे। उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने पार्टनरशिप फॉर सेंट्रल अमेरिका के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो निजी संगठनों का एक गठबंधन है जो अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला में वंचित आबादी में आर्थिक अवसर को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अल्पविराम और होंडुरास। उन्होंने हाल ही में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और लगभग 24,000 कर्मचारियों वाले वैश्विक संगठन मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और CEO थे। यहाँ सोने के कारोबार से प्राप्त निष्कर्ष दिए गए हैं। सोना 4 महीने के निचले स्तर के करीब रहा, क्योंकि मजबूत डेटा प्रिंट और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की तीखी टिप्पणियों के बाद व्यापारियों ने प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति संख्याओं का इंतजार किया, जिससे दरों में और बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई। मंदी की संभावना कम होने के साथ साथ मजबूत डॉलर का असर सोने पर पड़ रहा था। आर्थिक या वित्तीय अनिश्चितता के समय बुलियन में बढ़त होती है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें गैर उपज वाले सोने की अवधि को कम कर देती हैं। गुरुवार को मेरिट में केंद्रीय बैंक की बैठक में फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक साल के अंत तक दरें कम से कम 2 बार और बढ़ा सकता है। CME के फेडवॉच टूल के अनुसार निवेशकों को अब जुलाई में 25 आधार EPS बढ़ोतरी की 87% संभावना दिख रही है। बाजार सहभागियों को मई के लिए व्यक्तिगत उपभोग व्यय PCE डेटा का इंतजार है। कोर PCE साल दर साल आधार पर 4.7% होने की उम्मीद है, जो फेड के 2% लक्ष्य से काफी ऊपर है। हाजिर चांदी 0.2% बढ़कर $22.59 प्रति ऑन्स हो गई। प्लेटिनम 0.7% बढ़कर $900.22 हो गया, जबकि पैलेडियम 0.8% बढ़कर $1,239.00 हो गया। ओशनगेट में दुर्घटना के बाद 2024 में टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर एक नए अभियान की घोषणा की है।
हाल ही में हुए हादसे के बाद जिसमें सबमर्सिबल जहाज के फटने से 5 प्रमुखों की मौत हो गई। अब ओशियन गेट की यह घोषणा निवेशकों के लिए एक विश्वास बिंदु बनाए रखने जैसी है। कंपनी ने 12 जून से 20 जून और 21 जून से 29 जून तक 2 यात्राओं की योजना बनाई है। यात्रा की लागत प्रति व्यक्ति $250,000 है और इसमें एक निजी केबिन। सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं। मिशन के दौरान प्रशिक्षण एवं भोजन। वेबसाइट बताती है कि इस अभियान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 17 वर्ष है। वेबसाइट में कंपनी द्वारा साझा किए गए पिछले अभियानों की तस्वीरें और वीडियो भी शामिल हैं। कंपनी पर्यटन, उद्योग, अनुसंधान और अन्वेषण के लिए सबमर्सिबल प्रदान करती है। ओशियन गेट की शुरुआत 2009 में स्टॉकटन रश और गुइलेर्मो सोहनलेन द्वारा की गई थी। ओशियन गेट एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में गुइलेर्मो सोहनलेन और स्टॉकटन रश द्वारा सिएटल में की गई थी। कंपनी की स्थापना 5 व्यक्ति वाणिज्यिक सबमर्सिबल का एक छोटा बेड़ा बनाने के इरादे से की गई थी, जिसे किसी भी संगठन या व्यक्तियों के समूह द्वारा पट्टे पर लिया जा सकता था। कंपनी ने एक सबमर्सिबल जहाज एंटीपोड्स का अधिग्रहण किया और बाद में अपने स्वयं के 2 जहाज बनाए, साइक्लोप्स 1 और टाइटन। 2021 में ओशियन गेट ने टाइटैनिक 1 के मलबे का दौरा करने के लिए टाइटन पर भुगतान करने वाले पर्यटकों को ले जाना शुरू किया। रॉयटर्स की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार 11 चीनी विमानों ने शुक्रवार सुबह ताइवान जलदस्यु की मध्य रेखा को पार किया, जो दोनों पक्षों के बीच एक अनौपचारिक बाधा थी। शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे जीएमटी से लड़ाकू जेट और बमवर्षक सहित कुल 24 चीनी युद्धक विमानों को ताइवान के पास देखा गया। ताइवान ने चीनी गतिविधियों को चेतावनी देने के लिए विमान और जहाज भेजे, जबकि मिसाइल प्रणालियों ने उनकी निगरानी की। 5 चीनी युद्धपोत भी संयुक्त युद्ध तत्परता गश्ती में शामिल हुए। मध्य रेखा एक अनौपचारिक लेकिन एक बार बड़े पैमाने पर पालन की जाने वाली सीमा है जो ताइवान जलदस्यु के मध्य तक चलती है, जो ताइवान और चीन को अलग करती है। मैं इसे शीत युद्ध के दौरान 2 विरोधी पक्षों को चित्रित करने और झड़पों के जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया था। किसी भी समझौते या संधि ने कभी भी इसकी स्थिति को मजबूत नहीं किया। ताइवान जलदस्यु लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी सबसे संकीर्ण स्थिति में मध्य रेखा ताइवान के जल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ताइवान और चीन के बीच आधुनिक संघर्ष 1949 से शुरू होता है, जब राजनीतिक दल कुओमिंटांग (KMT) चीन में गृह युद्ध हार गया। KMT ताइवान और चीन के तट के साथ दूरदराज के द्वीपों में भाग गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान का प्रशासन जापान से चीन गणराज्य में स्थानांतरित होने के बाद संघर्ष शुरू हुआ। साथ ही चीन के परिणामस्वरूप पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) और रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) के बीच विभाजन हुआ। गृह युद्ध। समाचार दस्तावेज अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) द्वारा दुनिया भर के मनोरंजन उद्योगों से लगभग 398 लोकप्रिय और प्रसिद्ध हस्तियों को पैनल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के बारे में है। दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि RRR अभिनेता जूनियर NTR और रामचरण और संगीतकार एन कीरावनी सहित अन्य को अकादमी के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस लिस्ट में डायरेक्टर SS राजामौली शामिल नहीं थे।
दस्तावेज में ये भी उल्लेख है कि फिल्म निर्माता करण जौहर और मणिरत्नम को अकादमी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। एस राजामौली एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं और अपनी एक्शन, फैंटेसी और महाकाव्य शैली की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वह अब तक के सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय निर्देशक और भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले निर्देशक हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी आरआरआर टीम के 6 सदस्यों को बधाई दी, जिन्हें इस साल अकादमी पुरस्कारों के लिए सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया था।